नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज एक खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी। धन्यवाद। आ, तमाम मध्य प्रदेश के अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले नेहा जी, पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान हालात हैं, अलग अलग हिस्सों से तमाम खबरें आती हैं। कहीं तालिबान की तर्ज पर सजा दी जा रही है, कहीं आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार की बात होती है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा निर्देशित किया है कि आरोपी कोई भी हो, इनको वर्गों में, धर्मों में बांटने का काम अगर कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। पर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी घटना घटती है और आरोपी किसी भी धर्म से हो, वो आरोपी होता है, उस पर तत्काल कार्रवाई करना, तत्काल उसे जेल भेजना, उस पर प्रकरण दर्ज करने का काम अगर होता है तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर होता है, माननीय गृह मंत्री जी की संवेदनशीलता पर होता है। और उसी प्रकार से अगर आप अलग अलग घटनाओं को देखेंगे, अगर इंदौर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो उसमें दिग्विजय सिंह जी की श्रवण शक्ति बढ़ जाती है और उसको डिफेंड करने का काम करते हैं, उसको हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करते हैं, जबकि वो नारा जो है देश विरोधी नारा है। अगर कोई भी व्यक्ति एक दुश्मन देश के प्रति अपना स्नेह दिखाता है तो क्या उसको सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है? अगर कोई चूड़ी वाला छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी करता है तो क्या उसे सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है? और जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, 100% लोगों की गिरफ्तारी होती है जो भी आरोपी होते हैं। सरकार का फेलियर तब माना जाता है जब किसी भी अपराध में अपराधी को बचाने का प्रयास होता है या फिर उसके प्रति जो घटना घटी है, जो उसके द्वारा घटना की गई है, उसमें उसे जेल नहीं भेजा गया होता। तो बहुत स्पष्ट है, चाहे कोई आदिवासी हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई मुसलमान हो, अगर उसके प्रति अन्याय होता है, आरोपी जो भी हो, वो सलाखों के पीछे जाएगा। नेहा जी, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पिछले 2 साल से जो स्थितियां मध्य प्रदेश में है, कोरोना संकट, जिस तरह से मध्य प्रदेश में त्रासदी के रूप में कोरोना रहा, जिस तरह से अभी भी परिस्थितियां बार बार सरकार अपील करती है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की बात होती है, लेकिन कोविड टाइम फ्रेम में जिस तरह से सरकार ने काम किया, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जो हालात मध्य प्रदेश के बिगड़े उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने उस तरह से, उस तत्परता से काम नहीं किया, नहीं तो कोरोना संकट इस तरह से मध्य प्रदेश में विकराल रूप में नहीं होता। जबकि उस समय जब सरकार गिरी, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई। विपक्ष का यह आरोप है कि अगर उस समय इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता, सरकार गिराने की कवायद में भाजपा नहीं होती, तो ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। तो कोविड के लिए क्या जिम्मेदार उस समय की सरकार अगर गिराई गई वो परिस्थितियां थी, सरकार जो गिरी? देखिए, मैं आपसे पूछती हूँ कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी और जब वो गिर रही थी, तो उस समय क्या कमलनाथ जी ने कोविड की परिस्थिति को सीरियसली लिया था? वो एक प्रदेश के नेतृत्वकर्ता होने के नाते क्या लॉकडाउन को इनिशिएट नहीं कर सकते थे? मगर कमलनाथ जी किस में व्यस्त थे? कमलनाथ जी जैकलीन और सलमान के साथ गलबैया करने में, आईफा के आयोजन में व्यस्त थे। जिस प्रकार की परिस्थितियां पैंडेमिक के समय बनी है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, अपितु विश्व की स्थिति बनी है। और जो वेल इक्विप्ड नेशंस रहे हैं, चाहे यूएस हो, चाहे यूएस हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, आप कहीं पर भी उठाकर देखिए, बड़े बड़े देश जिनके पास मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी हम सब मानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसको हराने में इनिशियल स्टेजेस पे उन कमजोर दिखाई दिए हैं। पर अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस शासित राज्यों को उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा मोर्टालिटी रेट कहां पे रहा? पंजाब में रहा। सर्वाधिक कहां पे रहा? मुंबई में रहा। अगर वैक्सीन पर भी भ्रष्टाचार करने का काम किया है तो किसने किया? अमरिंदर सिंह की सरकार ने किया पंजाब के अंदर। वैक्सीन मुफ्त में केंद्र से लेकर उसको प्राइवेट अस्पताल में बेच दिया गया, जनता पर उसका बोझ डाल दिया गया। कहीं पर फर्स्ट डोज के लिए 1,000 रुपए, कहीं पर 1,500 रुपए सेकेंड डोज के लिए। अगर किसी ने उगाही करने का काम किया है तो ये कांग्रेस शासित राज्य में हुआ है। और क्या हमने नहीं देखा कि राजस्थान में गड्ढा खोद खोद के वैक्सीन को दबाया जा रहा था, वैक्सीन की वेस्टेज की जा रही थी? जब वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बना लिया, जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जनता की जान को बचाने का बीड़ा उठा लिया, तो उसमें हेजिटेंसी पैदा किसने करी? सर्वाधिक सबसे पहले अगर कोई मुख्यमंत्री आए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए। अगर अगर स्वास्थ्य मंत्री आए तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री आए, जिन्होंने हमारी कोवैक्सीन को नकारने का काम किया। उसी प्रकार से राजस्थान में हुआ, उसी प्रकार से पंजाब में हुआ। पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने
चाहे ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, चाहे मेडिसिन की उपलब्धता हो, चाहे लगातार बेड्स बढ़ाने की जो व्यवस्था थी उसको करके जनता को किस तरीके से इससे राहत पहुंचाई जाए उसके प्रति अपने कदम आगे बढ़ाए। आप देखिए मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश के अंदर विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया है मध्य प्रदेश ने। फर्स्ट जब इनिशिएट कैंपेन चलाया तो मध्य प्रदेश अग्रणी रहा, सर्वाधिक देश भर के अंदर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया। सेकेंड जब कैंपेन चला उसमें भी यही हुआ, और तीसरे में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा जहां पे सर्वाधिक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला है। तो एक बात ये होती है कि जब इस प्रकार की एक आपदा आती है जिसका कोई इंटीमेशन नहीं होता, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जिसके कोई प्रिडिक्शंस नहीं होते, उस पर भी अगर राजनीति कांग्रेस करती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश की जनता माफ नहीं करेगी। जहां पर डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे थे ताकि आप और हम मिलकर अपने परिवार वालों के साथ सुरक्षित रह सकें, वहां पर कमलनाथ जी बाहर आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर्स दम दबाकर भाग गए हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो डरे हुए थे और इसीलिए पूरे कोरोना काल में डॉक्टर्स अपने घर के अंदर घुसे रहे। आप मुझे बताइए, जब कांग्रेस के पूर्व मंत्री भोपाल से विधायक पीसी शर्मा जी जिस तरीके से डॉक्टर्स के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके गुंडागर्दी करते हैं, क्या हम लोगों ने नहीं देखा? कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान जब उज्जैन में जाकर जिला अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी करती है, क्या हमने नहीं देखा? अगर पीसी शर्मा कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टर्स को आप ऑथेंटिफाई कर दीजिए और उन्हें बीड़ा दे दीजिए, क्या ये हमने नहीं देखा? तो एक तरफ होती है संवेदनशीलता, जन जन तक सेवा पहुंचाना, जनता के लिए कोरोना काल में खड़े रहना, और दूसरी तरफ आप मुझे बता दीजिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का कौन सा ऐसा नेता है जो कोरोना काल में आपको राशन बांटते दिखा, वस्त्र बांटते दिखा, घर के लिए उनको जो व्यवस्था करके देनी थी उसमें दिखा, चप्पल जूते बांटते दिखा? पर ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किए, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में किए। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि सड़कों पर थे और उनका ये कहना था कि अगर वो अस्पताल में पहुंच रहे थे, व्यवस्थाओं को लेकर रुष्ट थे, उसका कारण वो ये बता रहे थे कि हाहाकार मचा हुआ है, बेड नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो सब अस्पतालों में पहुंच रहे थे। ये तमाम चीजें थी जिन लोगों का आपने जिक्र किया। मैंने आपसे वही उल्लेखित किया कि सर्वाधिक मॉर्टेलिटी रेट कहां पे रहा? मुंबई के अंदर। सबसे ज्यादा मौतें कहां पर हुई? मुंबई के अंदर। सबसे ज्यादा कहां पर प्रभावित हुए लोग? पंजाब के अंदर। ये तो आंकड़े हैं, ये तो जनता के सामने है। पर देखिए, ये गिद्धों की तरह राजनीति करना, लाशों पर राजनीति करना, ये सिर्फ कांग्रेस का ही चरित्र हो सकता है। ये इतना बड़ा संकट आया था, मध्य प्रदेश के लिए मात्र नहीं था, देश के लिए मात्र नहीं था, विश्व के लिए था। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एकजुट खड़े होना था जनता के साथ, और अपने जितने भी दूसरों दलों के साथ जो उनकी मत भिन्नता है उसको भुलाकर यहाँ पर जनसेवा में लगना चाहिए था। पर जनसेवा छोड़ दीजिए, जिस तरीके से इनके शीर्ष नेता राहुल गांधी ने रोज सुबह उठकर ट्वीट कर कर कभी वैक्सीनेशन के लिए हेजिटेंसी पैदा करी, कभी अस्पताल के लिए, कभी दवाइयों के लिए, इसकी बजाय अगर वो जनसेवा में दिखते, इसकी बजाय वो जनता के बीच में सड़कों पर दिखते, तो उसका कुछ लाभ होता। पर मध्य प्रदेश का शासन, मध्य प्रदेश का प्रशासन सक्रिय था, और यही कारण है कि हमने जल्दी से जल्दी कर कर किस प्रकार से स्थितियों को काबू में किया जा सके अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए। आप देखिए कि इतना सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोग्राम माननीय शिवराज जी ने चलाया, डॉक्टर्स से, विशेषज्ञों से लगातार चर्चा करी, अस्पताल की जो फैसिलिटी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, बेड की व्यवस्था कैसे बढ़ाई जा सकती है, उस पर काम किया। ऑक्सीजन प्लांट का काम जो है वो सुचारू रूप से चलता रहा। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लगभग 900 ऐसे प्लांट्स हैं जो सितंबर एंड तक बनकर तैयार हो जाएंगे और हॉस्पिटल्स के साथ इनबिल्ट ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी। पर जो लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते रहे, क्या जनता ने उनका चाल चरित्र नहीं देखा है? जनता ने ये नहीं देखा कि वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे? आप मुझे बता दीजिए, इतना बड़ा कांग्रेस का इतिहास है, इतनी पुरानी पार्टी है, क्यों नहीं वो राशन बांट सकते थे? क्यों नहीं वो इन मजदूरों के लिए आने जाने की व्यवस्था कर सकते थे? क्यों नहीं वो कोई ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सहयोगी होता, प्रदेश के लिए उसमें कोई योगदान देते? येलो बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, जिस तरीके से छोटे छोटे जोन्स में कंटामिनेटेड जोन्स को जोड़ा गया और लोगों में सुरक्षा का भाव आ सके, जो इससे संक्रमित हो गए हैं उनको अलग कर कर बाकी लोगों की जान बचाई जा सके, उसके प्रति अगर किसी ने काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और शिवराज जी के इस मॉडल को देश भर के अलग अलग राज्यों ने अपनाया है। ठीक है, वैक्सीनेशन को लेकर आपने कहा कि महाअभियान चल रहा, लगातार मध्य प्रदेश में बराबर सप्लाई हो रही, वैक्सीन लग रही है।
महाअभियान में एक मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बताऊं कि महाअभियान चलता है, उस दिन जबरदस्त तरीके से वैक्सीन लगती है, हम रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन फिर जो ये गैप हो जाता है, रूरल एरिया में भी बहुत सारा ये चीजें देखी गई हैं, कई जगह से ये फीड आती हैं कि फिर चीजें रोक दी जाती हैं। अगर इसको कंटिन्यूटी में रखें, हम महाअभियान की ओर फोकस करें, ठीक है, लेकिन अगर निरंतरता में रखें तो शायद हम जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश की आवाम को, पूरी जनता को वैक्सीनेटेड कर पाएंगे। तो ये ऐसा तो नहीं कि विपक्ष का सीधे तौर पे आरोप है कि महाअभियान के चक्कर में हफ्ते हफ्ते भर वैक्सीन रोकी जाती है, फिर एक दिन पूरे डोज लगाए जाते हैं, वहां सेंटर में भीड़ होती है, इस तरह के भी एलिगेशन है सरकार पर। देखिए, विपक्ष के पास आरोप लगाने के सिवा कुछ है क्या? विपक्ष सिर्फ आरोप लगा सकता है, क्योंकि सक्रिय उनकी जनता के बीच में कोई भूमिका नहीं है। विपक्ष का काम क्या बचा है आज के समय? जनता से तो कोई सरोकार है नहीं, सुबह उठ के एक ट्वीट कर देना है और उनका दिन भर का काम जो है वो समाप्त हो जाता है। सरकार के द्वारा लगातार, चाहे ड्राइव इन प्रोग्राम हो वैक्सीनेशन के लिए, चाहे घर घर जाकर उनको किस तरीके से प्रोत्साहित करना है, किस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए आगे लेकर आना है, उस तरीके के कैंपेन चलाए गए हैं। और जो कोरोना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था वो अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से ही हो सकता था, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में हमने देखा कि जब कांग्रेस और अन्य दलों ने, किसी ने मोदी का वैक्सीन बता दिया, उसको हेजिटेंसी पैदा कर दी, किसी ने ये कह दिया कि हमें तो स्वदेशी वैक्सीन पे विश्वास ही नहीं है, फिर आपने एक प्रकार की हेजिटेंसी पैदा कर दी। जब इस प्रकार की चीजें चारों तरफ से विपक्षी लोग करते हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम करती है, तो निश्चित ही लोग कहीं घबराते हैं, कहीं चिंता करते हैं और वैक्सीन के जो महत्व है उसको कमजोर करने का प्रयास करते हैं। पर लगातार अगर मध्य प्रदेश में महाअभियान चल रहा है तो आप देख रहे हैं कि कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे गांव हैं जिसमें 100% फर्स्ट फेज का जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट हो गया है। और ये भ्रम फैलाना कि वैक्सीनेशन सिर्फ महाअभियान के समय होता है, बाकी दिनों में नहीं होता है, तो ये एक झूठ है। पर एक बात ये भी सच है कि जो वैक्सीनेशन के डोज हैं ये देश के लिए आते हैं और फिर उसका अनुपात जो है अलग अलग राज्यों में उसको भेजा जाता है और एक महीने पहले ही आपको पता होता है कि नेक्स्ट मंथ के लिए आपके पास कितने डोज अवेलेबल होंगे। उसको आप साइंटिफिक तरीके से, जिन लोगों में कोई गंभीर बीमारी है उनको चिन्हित करके उनमें अवेयरनेस करके पहले लगाने का काम सरकार ने किया है। और मुझे लगता है कि आज भी कांग्रेस को इससे बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की हमने परिस्थितियां फर्स्ट और सेकेंड वेव में देखी हैं, आज जरूरी है कि हम लाशों पर चिन्ह चिन्ह करके राजनीति करने की बजाय जनता के हित में सोचें और उनके साथ खड़े होने का काम करें। एक महत्वपूर्ण सवाल नेहा जी, महंगाई और मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी का आलम है, इस पर लगातार विपक्ष आक्रामक है। मध्य प्रदेश में जो डीजल पेट्रोल के दाम है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी की जो स्थिति है, हर बार यह देखा गया है कि सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट में होती है। क्या कारण है कि इन चीजों से निजात नहीं मिल पा रही है? मध्य प्रदेश की जनता जिस तरह से प्रभावित है महंगाई को लेकर, पड़ोसी राज्यों से महंगा डीजल पेट्रोल हमें मध्य प्रदेश में मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो पैंडेमिक की स्थिति बनी है कोरोना की, निश्चित ही अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं रुकी थी। पर आपने देखा कि अभी देश की जो जीडीपी है वो 20.1% पे दोबारा आ गई है। मध्य प्रदेश का भी एक लेटेस्ट जो आंकड़ा आया है अनएम्प्लॉयमेंट का, उस ग्राफ में भी तेजी से गिरावट हुई है अनलॉक होने के बाद। पर यह बात सच है कि महंगाई की मार जनता पर पड़ी है और लगातार मुख्यमंत्री जी उस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं। जहां तक है पेट्रोल डीजल की बात, तो जब एक डिमांड सप्लाई में अंतर आता है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव जो है वो जनता के ऊपर पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि एक परमानेंट बोझ कांग्रेस पार्टी हम पर 2014 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले छोड़ गई थी। पेट्रोलियम कंपनीज को डीरेगुलेट करने का काम किसने किया? यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। जिस तरीके से कांग्रेस हल्ला मचाती है कि उनके समय पर अंतरराष्ट्रीय दाम जब बढ़ते थे वो पेट्रोल डीजल के रेट कम देते थे जनता में, तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये उसी का हिस्सा है कि ऐन पहले जब लोकसभा चुनाव थे कांग्रेस पार्टी ने 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स को साइन किया। आज भी देश उस कर्ज के नीचे दबा हुआ है। लगातार हम प्रतिवर्ष उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और आने वाले कुछ वर्षों तक वो हम पर लदा रहेगा ये जो भार है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जब मध्य प्रदेश में विपक्ष में है तो पेट्रोल डीजल पर वैट लगाए जाने पर बहुत सवाल पूछती है। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि गंगानगर जो राजस्थान का एक शहर है, वहां पर सर्वाधिक पेट्रोल डीजल पर वैट लगाया जाता है। सर्वाधिक अगर महंगा पेट्रोल डीजल है तो गंगानगर के अंदर है। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी वहां पर कुछ करके दिखाती? क्या गंगानगर
भारत का हिस्सा नहीं, गंगानगर इटली का हिस्सा है। जयपुर, जयपुर में जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, क्यों नहीं कांग्रेस की तरफ से कोई सवाल उठते? मुंबई शहर के अंदर जहां पर पेट्रोल डीजल हमेशा हाइक पर रहता है, क्यों नहीं सबसे ज्यादा आवाज उठाने का काम कांग्रेस पार्टी वहां पर करती? तो जो परिस्थिति बनी है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाहती हूँ कि सरकार के पास कोरोना के टाइम पे रेवेन्यू के जो चीजें थी, रेवेन्यू के जो सोर्सेस थे, वो बहुत लिमिटेड थे। पेट्रोल डीजल और एक आध कुछ सेक्टर छोड़कर सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए जिस तरीके से डीबीटी के माध्यम से कई सारे वर्गों को सरकार ने साधने का काम किया कोरोना के महामारी के समय, चाहे किसानों को किसान सम्मान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो 6,000 रुपए केंद्र की तरफ से आते हैं, 4,000 रुपए मुख्यमंत्री जी ने जोड़कर उसको 10,000 रुपए देने का काम किया है। चाहे वृद्धों को, चाहे विधवा को, चाहे दिव्यांग को, जो पैसा भेजा है डीबीटी के माध्यम से भेजा है। और इसके लिए जो सोर्स ऑफ इनकम थी सरकार के पास, वो पेट्रोल डीजल और एक आध सेक्टर को छोड़कर कुछ भी नहीं था। आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जब राजीव गांधी खुद खड़े होकर कहते थे कि केंद्र से वो 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे राज्यों में पहुंचता है, कम से कम ये परिस्थिति आज एनडीए की सरकार के समय तो नहीं है। मोदी जी ने जो व्यवस्था करी है, जो शिवराज जी द्वारा संचालित किया जा रहा है प्रदेश के अंदर, उसमें सीधा लाभार्थी को लाभ पहुंचता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आप देखिए, पीईबी के माध्यम से लगातार वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। लगातार मनरेगा में, चाहे कोविड का दौरान हो और कोविड के बाद, आज भी 50% की आबादी के साथ में मनरेगा में भी काम दिया जा रहा है, और पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने कार्यकाल में भी उनको झांक कर देखना पड़ेगा, और आरोप लगाने से पहले तथ्यों को, और जो उनकी राज्य सरकारें हैं वहां पर किस प्रकार से कार्य हो रहा है, उस पर भी नजर डालनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की जो स्थिति है, नियुक्ति के लिए बीजेपी कार्यालय में महिलाएं पिछले दिनों पहुंची थी, लगातार मुख्यमंत्री से ये अपील हो रही थी। ये जो लंबा समय बीतता जा रहा है, नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, बार बार ये डिमांड उठ रही है कि अब वैकेंसी आएगी, लोग ओवर एज हो रहे हैं। ये सब चुनौतियां क्या सिर्फ ये मान लिया जाए कि कोविड के कारण हुई हैं, या फिर रेवेन्यू उतना नहीं है सरकार के पास, खजाना खाली है, इसलिए ये चीजें, नहीं नियुक्तियां जारी हो रही हैं, नहीं लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं? क्या नहीं, सिर्फ कोविड को इसके लिए जिम्मेदार मान लिया जाए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ सालों से जो शिक्षकों की भर्ती का प्रकरण है वो लंबित है, मगर मुख्यमंत्री जी ने लगातार आह्वान किया है हर वर्ग से कि इस प्रकार की जो कोरोना की वजह से विकराल परिस्थितियां बनी हैं, उस पर थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। सरकार गंभीरता से सोच रही है, शिक्षक हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, उनकी जो मांगे हैं उस पर भी सरकार लगातार विचार कर रही है, पर उनको भड़काने का काम कौन करता है? अगर शिक्षक आकर कहीं पर धरना देते हैं तो उसमें कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी क्यों नजर आते हैं? क्या आपको ये साफ तौर पर समझ में आता है कि हर चीज पर आपदा में अवसर ढूंढने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है? अमित जी, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार को याद करिए। मैनिफेस्टो में, वचन पत्र में उन्होंने इनको नियमित करने की बात कही थी। 15 माह की सरकार चली गई पर शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हुआ। और उसी प्रकार से सबसे बड़ा अगर आंदोलन शिक्षकों का, पटवारियों का हुआ, तो ये 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में हुआ, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ था। जो हमारी शिक्षक बहनें हैं, उन्होंने अपना सिर मुंडवा कर आंसू से जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किया, बात करी, एक बार भी अगर कमलनाथ जी आपको उनके बीच में नजर आए हो, या कमलनाथ जी की सरकार के समय उनका कोई भी मंत्री आपको नजर आया हो, तो मुझे बताइए। ये वो लोग हैं जो हर वर्ग को भड़काने का काम करा है जिन्होंने, और कोरोना की परिस्थितियों में इन्होंने अपने लिए अवसर ढूंढने का काम किया है। उसी वो तरीके स्थितियां से आप वो स्थितियां आज भी है। अब आपकी सरकार है, आप लोगों को पहल करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक बहुत परेशान है। आप खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं कि पिछले 2-3 सालों में जो परिस्थितियां हैं, उनकी 15 महीने की सरकार थी, वो नहीं कर पाए। तो अब तो पहली जिम्मेदारी ये है कि आपकी सरकार है, आपकी ओर से पहल होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की ओर से पहल होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी संवेदनशील हैं। उन्होंने लगातार शिक्षकों को इस बात का संदेश भी दिया है कि उनकी जो मांगे हैं सरकार उस पर विचार कर रही है, उस पर कार्य करने का काम करेगी, पर थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो कोरोना की परिस्थिति बनी, निश्चित ही उससे अर्थव्यवस्था रुकी है। लॉकडाउन जो करना प्राथमिकता थी उस समय, जान बचाना जो प्राथमिकता थी, उस वजह से जो एक स्लो डाउन हुआ है अर्थव्यवस्था में, जैसे जैसे पटरी पर आ रही है, हम कई सेक्टर्स में इंप्रूव कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है उसमें भी गिरावट आई है।
और ये ऑफिशियल सर्वेस बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की दरें कम हो रही हैं। धीरे धीरे करके शिक्षकों की भी जो मांग है उस पर भी सरकार चिंतन कर कर जो मांगे उचित होंगी, मानने योग्य होंगी, उस पर सरकार काम करेगी, जरूर मानेगी। अक्सर कांग्रेस की गुटबाजी पर बीजेपी आक्रामक रही है, लेकिन इस बार ये देखने को मिला, पिछले दिनों जयवर्धन सिंह ने भी ये बयान दिया कि अब बीजेपी भी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। सिंधिया जी का अलग गुट, वीडी शर्मा का अलग गुट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का खेमस। इस तरह के आरोप लगे कि मध्य प्रदेश में चार चार भारतीय जनता पार्टी के भी गुट तैयार हो गए हैं। संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर भी कहा, तमाम तरह की चीजें। तो क्या सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं? देखिए, कांग्रेस के तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि एक तरफ कमलनाथ जी और अजय सिंह जी के बीच में सरफुटअव्वल चल रहा है। एक तरफ आप देखेंगे तो अरुण यादव जी और कमलनाथ जी के बीच में सरफुटअव्वल चल रहा है। कमलनाथ जी खुद कह चुके हैं कि उनकी जो सरकार गिरी है वो दिग्विजय सिंह की वजह से गिरी है। दिग्विजय सिंह खुद स्वीकार करते हैं कि वो सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि वो वोट कटुआ हैं। तो जो परिस्थितियां हैं, और अगर संगठन की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो लोग हंस पड़ते हैं उसको लेकर, क्योंकि कांग्रेस तो गुटों का दल है। कांग्रेस में कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस में संगठन के नाम पे कोई स्ट्रक्चर आपको कभी नजर आया है? जो उनका अनुसांगिक संगठन सेवा दल है वो तो बेरोजगारों को ढूंढ ढूंढ के ठगने का काम कर रहा है। और आजकल हेडलाइन में जिस तरीके से उनके पदाधिकारियों ने झूठे झांसे देकर लोगों से पैसे हेटने का काम किया है। और कांग्रेस की एक खासियत है कि जब उनके कोई संगठन के भी पदाधिकारी दिल्ली से आते हैं, बावरिया जी का आप बयान को याद करिए, वो रोए थे मंच पे खड़े होकर, उनको जूते चप्पल से उनका स्वागत किया गया था। पिछले दिनों यही परिस्थिति इंदौर के अंदर नजर आई थी। पर भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन को महत्व देता है, और संगठन से ऊपर वो देश को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी की लाइन क्लियर है, संवाद के माध्यम से चलती है। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी स्पर्शी पार्टी है। तो इस प्रकार की जयवर्धन जी बात ना करें, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के राजकुमार हैं, जिस राजकुमार को साधने के लिए चाहे जयवर्धन जी हो चाहे नकुल नाथ हो, इन दोनों पुत्रों के प्रेम में जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने पुराने नेताओं को, चाहे सिंधिया जी हो चाहे उनकी पार्टी में रहे मंत्री हो, मंत्रीगण जिन्होंने पार्टी की सत्ता को छोड़ने का निर्णय लिया, वो क्यों हुआ? क्योंकि इन राजकुमारों को स्थापित करना था। और ये पार्टी कम से कम इस बारे में बात ना करे कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में गुटबाजी है, जिस पार्टी के पास उनका खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो। जो एक राहुल गांधी को साधने के लिए उनकी जो एक इच्छा है पॉलिटिक्स में रहने की, उसके लिए पूरे के पूरे नौजवानों को दरकिनार करके चलती है कि कहीं राहुल गांधी की जो राजनीति है वो समाप्त ना हो जाए। जिस पार्टी में आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो अलग सिरफुटअव्वल दिखेगी आपको सिंहदेव जी के बीच में और मुख्यमंत्री बघेल के बीच में। आप राजस्थान में देखेंगे तो आप भी जानते हैं कि सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में क्या परिस्थिति है। आप पंजाब जाएंगे तो कैप्टन के बीच में और सिद्धू के बीच में आपको ये परिस्थिति दिखेगी। पर भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि आपने नाम लिया, तो मुझे बताइए कि संगठन की नियुक्तियां हो गई, सुचारू रूप से बैठकें हो गई, सुचारू रूप से आगे की कार्यप्रणाली तय हो गई। आने वाले समय में मुख्य प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस पे क्या कार्यक्रम होने हैं? कुशाभाऊ ठाकरे जी का जो हम संगठन पर्व मना रहे हैं, उस पे किस प्रकार से कार्यक्रम होने हैं? कोरोना में जो हमारे वॉरियर्स रहे उनको किस प्रकार से सम्मानित करना है? या फिर संगठन की अलग अलग जो प्रक्रिया है उसको लेके निर्णय करने का काम, उस पे कार्य करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस आपको कहाँ नजर आती है? जी, उपचुनाव, दमोह उपचुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित है, और उसका अब ये दावा है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद ये कह चुके हैं कि आगे आने वाले जो चार उपचुनाव हैं उसमें जमीन पता चल जाएगी, क्योंकि दमोह में लोगों ने देखा है, और उसके बाद अब ये जो उपचुनाव है उसमें वो मजबूती के साथ लड़ेंगे। देखिए, दमोह का चुनाव एक अपवाद जरूर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले के जो उपचुनाव हुए हैं 28, वो हम सब ने देखे हैं, उसका परिणाम हम लोगों ने देखा है। अगर कांग्रेस पार्टी दमोह के चुनाव से खुश हो जाती है और इस अहम में कोई वहम पाल लेती है कि आने वाले समय में जो उपचुनाव होने हैं वो जीत जाएगी, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी उनकी गलतफहमी कुछ नहीं है। क्योंकि जब जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी ने जाने का निर्णय ले लिया है अलग अलग यात्राओं के माध्यम से, आपने देखा कि खरगोन में कल जब कमलनाथ जी पहुंचे थे आदिवासियों के बीच में, 4 मिनट के भाषण में कमलनाथ जी 40 सेकेंड भी आदिवासियों को संबोधित नहीं कर पाए। कमलनाथ जी ने जो 15 माह की सरकार के दौरान कहा था कि साहूकारों से आदिवासियों को मुक्त करा दिया जाएगा,
एक बार नहीं बता पाए कि कितने साहूकारों से मुक्त करा दिया। जब उन्होंने कहा था कि साहूकारों का रजिस्ट्रेशन होगा, तो एक बार नहीं बता पाए कितने साहूकारों का रजिस्ट्रेशन करवाया उन्होंने। कमलनाथ जी ने जब कहा था आदिवासियों को 10,000 रुपए तक का डेबिट कार्ड दिया जाएगा, तो नहीं बता पाए कि क्या आंकड़ा था, कितने आदिवासियों को उन्होंने 10,000 रुपए तक के डेबिट कार्ड उपलब्ध करा दिए। कमलनाथ जी ने जब कहा था कि 40 एकलव्य स्कूल बनवाए जाएंगे, तो नहीं बता पाए कहां पर जमीन आवंटित की, कितनों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। कमलनाथ जी ने जब कहा था कि 7 अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर बनाए जाएंगे, नहीं बता पाए कि कहां पर उसकी जमीन आवंटित की, उसका काम कहां तक पहुंचा था 15 माह की सरकार में। उसी प्रकार से आदिवासी की मृत्यु पर 100 किलो गेहूं या चावल देगी कमलनाथ की सरकार। एक ऐसा आदिवासी सामने नहीं खड़े कर पाए जिसके घर में मृत्यु शोक होने पर 100 किलो गेहूं या चावल दिया। एक ऐसा आदिवासी नहीं खड़ा कर पाए जिसको उन्होंने जन्म पर बच्चे के 50 किलो गेहूं या चावल देने का काम किया हो। एक ऐसा आदिवासी नहीं खड़ा कर पाए जिसको बड़े बड़े बर्तन देने की जो बात कही थी, उसके घर में बड़े बर्तन उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पहुंचा दिए हो। ऐसे लगभग 15-20 बड़े बड़े बिंदु हैं सिर्फ आदिवासी सेक्टर के। तो जिन लोगों ने लगातार ठगने का काम किया है, और एन चुनाव से पहले जब इनको आदिवासियों की, ओबीसी की और अलग अलग वर्गों की याद आती है, तो अमित जी बहुत स्पष्ट कर दूं कि जब ये जाएंगे, चाहे ओबीसी के पास, चाहे आदिवासी के पास, चाहे अलग अलग वर्गों के पास, जनता पूछेगी 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ। जनता पूछेगी 51,000 रुपए जो बेटी के विवाह निकाह के लिए देने वाले थे उसका क्या हुआ। जनता पूछेगी जो स्कूटी देने वाले थे उसका क्या हुआ। जनता पूछेगी कि जब ओबीसी के आरक्षण की 27% की आपने बात करी, तो 27% उसकी कुल आबादी क्यों बता दी, जबकि ओबीसी की कुल आबादी मध्य प्रदेश के अंदर 51% की है। जनता पूछेगी कि विधानसभा में विधेयक के माध्यम से ओबीसी का गलत आंकड़ा क्यों बताने का काम किया। जनता पूछेगी कि आपने कोर्ट के अंदर वकील क्यों नहीं खड़ा किया 1 साल के अंदर जब आपकी सरकार थी। तो ऐसी तमाम सारी चीजें हैं। कांग्रेस का जो छलावा है वो जनता ने पूर्व में भी देखा है, इसलिए 15 साल तक मौका नहीं दिया था। और 15 साल के बाद भी सरकार जब बनी, तो मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा के वोट ज्यादा थे, तब भी कांग्रेस वोट नहीं लेकर आ पाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बग्गा जी। आपने विभिन्न मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। समय समय पर हम आपसे मध्य प्रदेश के तमाम जो घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम है या सरकार से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उनको लेकर जनता के बीच हम आपको लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।